चौहान जी, टीएमसी में इतनी टूट फूट, क्या ममता बनर्जी के राजनीति के धुरंधर होने के दिन लद गए हैं? देखिए, जिस तरह से टूट फूट हो रही है इसको आप कह रहे हैं टूट फूट, एक तरह से वो लूट भी हो सकती है। और ममता अब धुरंधर की श्रेणी में मेरे हिसाब से तो अब नहीं रही। जिस तरह वो पार्टी अब बचा नहीं पाएंगी। जिस तरह से चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, उस दौर में पार्टी नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू किया, तो क्या माना जाए ये अभिषेक बनर्जी को मोहरा बना रहे हैं? तो ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के हाथ में बागडोर देके कहीं ना कहीं अपनी लंगोटी टांग दी। और अब जो उन्हीं के नीचे के जो नेता हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखो ममता जी, हमें आपसे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आदमी हमें पसंद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, अभिषेक बनर्जी सचमुच एक अपरिपक्व नेता हैं या ये पावर जो है गेम है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जो आप कह रहे हैं पावर गेम है, बिल्कुल पावर गेम है। जो आज स्थिति जो टीएमसी के नेताओं की हो रही है, सांसदों की हो रही है और विधायकों पर अंडे और टमाटर सड़े फेंके जा रहे हैं, तो वही स्थिति बाबुल सुप्रियो को उस टाइम ही दिख गई थी। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात होगी राजनीति की एक जमाने तक धुरंधर रही ममता बनर्जी की। एक जमाने तक क्या, बिल्कुल हाल तक। लेकिन अब जिस तरह से उनके सितारे गर्दिश में गए, जिस तरह से उनकी पार्टी में टूट फूट हो रही है, उससे उनको राजनीति का धुरंधर, पूर्व राजनीति का धुरंधर ही कहना पड़ेगा। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव जी। धन्यवाद। चौहान जी, टीएमसी में इतनी टूट फूट, क्या ममता बनर्जी के राजनीति के धुरंधर होने के दिन लद गए हैं? देखिए, जिस तरह से टूट फूट हो रही है इसको आप कह रहे हैं टूट फूट, एक तरह से वो लूट भी हो सकती है। पूरी पार्टी लूट गई। हाँ, लूट गई। वो पार्टी लूटने के कगार पर पहुंच चुकी है और ममता अब धुरंधर की श्रेणी में मेरे हिसाब से तो अब नहीं रही। जिस तरह वो पार्टी अब बचा नहीं पाएंगी। जो फिलहाल का स्थिति जो फिलहाल चल रही है, जिस तरह से पहले तो उनके विधायक चले गए, 58 विधायक चले गए, फिर सांसद 20 सांसदों का सूत्रों के हवाले से जो कहा गया कि 20 सांसद जा रहे हैं जो लोकसभा वाले थे। अब क्या, राज्यसभा वाले सांसद भी इस्तीफा दे रहे हैं, वो पार्टी को ही छोड़ रहे हैं। अब इसमें जो इस्तीफा देने वालों में 3 नाम हो गए हैं, काकोली घोष, शुभेंदु शेखर और ये सुष्मिता देव। उनके करीबी से पैसा ला रहे हैं, इनके अलावा करीबी से पैसा ला रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। आज तो कल्याण बनर्जी ने बगावत कर दी। सयोनी घोष के भी जो है दल बदल करने की खबर आ रही है। तो उसमें जो 20 में है वो लोकसभा वाले हैं, ये राज्यसभा वाले हैं। तो इसमें अब सबसे बड़ा नाम है कल्याण बनर्जी का, जो ममता के साथ लगातार जुड़े रहे, वकील भी हैं वो। तो जिस तरह से वो काम कर रहे थे, अब उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अभिषेक बनर्जी को चुनो या मुझको चुनो, एक को आपको चुनना पड़ेगा। और अभिषेक बनर्जी पे उन्होंने इतने आरोप लगाए हैं, बहुत ज़्यादा आरोप लगाए। वो उन्होंने कहा कि मैं जिस केस की, एक अभिषेक बनर्जी से जुड़ा या पता नहीं पार्टी से जुड़ा एक केस था, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, रात भर मैंने उस केस की तैयारी की और रात को मेरे पास फ़ोन आता है सुबह के टाइम कि जी ये आप इस केस में अब है नहीं, आपको अलग हटा दिया जाता। तो कल्याण बनर्जी कहते मुझे डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्लियर कट मतलब झंडा बुलंद कर दिया। पार्टी में टूट फूट चल रही है। अब कल्याण बनर्जी जो विश्वास पात्र थे वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे। उसमें और तमाम जिन लोगों ने बगावत की, उस समय एक खास बात है कि वो तमाम लोग ममता बनर्जी पर हमलावर नहीं है, वो अभिषेक बनर्जी पर हमलावर है। तो अभिषेक बनर्जी क्यों, ममता तुझसे खैर नहीं है, ममता तुझसे बैर नहीं, अभिषेक तेरी खैर नहीं की तो अंदाज में बात ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा है, बताया है कल्याण बनर्जी ने कि जी अभिषेक बनर्जी ऐसे ट्रीट करता था जैसे कर्मचारियों की तरह हमें। तो हम कैसे उस पार्टी के अंदर, तभी उन्होंने कहा कि मुझे चुनो या अभिषेक बनर्जी को चुनो, एक किसी को चुनना पड़ेगा। और उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी की इतनी जो उनका अड़ियल रुख है, उस वजह से ही पार्टी को इतना नुकसान हुआ है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी की पार्टी भी उनके पास बच जाएगी। अब दूसरी बात इसमें यह है कि कई सारी बात ये भी आ रही है कि विलय की बात भी आ रही है कांग्रेस में। हालांकि कल कांग्रेस सूत्रों ने उसका खंडन कर दिया है, लेकिन यही बात आई थी कि वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देकर इनको पार्टी में ले लिया जाए। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब पहले तो यूसुफ पठान को भी कहा गया था कि ममता बनर्जी के साथ हैं। यूसुफ पठान ने भी आके खंडन किया था कि मुझसे किसी ने नहीं कहा सीट छोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब वही यूसुफ पठान बागी सांसदों में आ गए। सयोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो ट्वीट ही कर दिया मोदी के समर्थन में, मोदी की तारीफ करते हुए। मोदी की तारीफ कर, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बात मुझे ये शत्रु की लग रही है कि उनको बीजेपी नहीं लेना चाहती है। हाँ, वो तो ऐसे में बहुत से ऐसे जो लिए नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन वो अपनी तरफ से ममता बनर्जी से दूरी दिखाकर कोई नुकसान या कोई फायदे के फैक्टर को देखते हुए दूरी बना रहे हैं। जो भी गुड़ा भाग लगा रहे हैं, बीजेपी मुझे नहीं लगता उनको लेना चाहेगी।
वो आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी लेना नहीं चाहेगी उनको। वो उन्होंने गुड़ा भाग पटना साहिब सीट को लेकर बहुत ज़्यादा लगा लिया अभी से ही, जो पटना साहिब सीट से पहले वो चुनाव लड़ते थे, तो उसको लेकर लगाया। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी में भी आएंगे या बागी गुट में जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा, वो ममता के साथ ही लगे रहेंगे। तो ये है कहानी पूरी अब तक। जी शिवम, जिस तरह से चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, उस दौर में पार्टी नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू किया, तो क्या माना जाए ये अभिषेक बनर्जी को मोहरा बना रहे हैं या सच में पार्टी के अंदर के हालात ऐसे हैं? मैं पहली बात तो जब लास्ट टाइम हमने इस पर शो किया था, जब पहली बार टूट की खबर आई थी, तो मैंने कहा था पार्टी बनानी मुश्किल हो जाएगी, बचानी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा था कि झा जी ऐसे समझ लीजिए, हमारी तरफ में एक कहावत है कि जब पहलवान अपनी लंगोटी टांग देता है तो हर कोई आके उसको चैलेंज करता है। तो ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के हाथ में बागडोर देके कहीं ना कहीं अपनी लंगोटी टांग दी थी, और अब जो उन्हीं के नीचे के जो नेता हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखो ममता जी, हमें आपसे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आदमी हमें पसंद नहीं है। और अभिषेक बनर्जी अब उस हालत में नहीं है कि उस चीज़ को काउंटर कर पाए, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही मुंह से बहुत सारे मतलब ज्वलनशील जहर जैसा उन्होंने उगला है, और उसको लेके वहाँ के लोग, वहाँ की उनकी पार्टी के लोग, और इस समय जो विपक्ष है, शुभेंदु अधिकारी के लोग और पुलिस बल वगैरह, सारा का सारा उनके खिलाफ है, माहौल भी उनके खिलाफ है। तो किसी भी पहलवान को अपनी लंगोटी तब तक नहीं टांगनी चाहिए जब तक कि वो सारे मोहरे अपने चेक न कर ले। ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी भूल हुई है, इस भूल की भरपाई करने के चक्कर में पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है। ममता बनर्जी को अभिषेक को भी बैलेंस करना है, अभिषेक के गुट को भी बैलेंस करना है, वहीं जो दूसरा गुट धुरा बन गया है उस धड़े को भी कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना है। अब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि जब एक बार टूट की खबर आ जाती है ना, तो आपके कारनामे, आपकी स्थिति ये बयां कर रहे होते हैं कि भाई क्या हम यहाँ पे रह के सुरक्षित रह पाएंगे। आप देखिए आज की स्थिति ऐसी है कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेके जो भी उनका क्षेत्रीय स्तर का नेता मिल रहा है उसको लोग जूते चप्पल मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, उनके ऊपर गलियों में घुमाया जा रहा है उनको। ये अपने आप में ऐसा दिखा रहा है कि भाई पार्टी जैसे जैसे कमजोर हो रही है वैसे वैसे नेता पार्टी से दूर जा रहे हैं, और उससे और ज़्यादा कमजोरी बढ़ती जा रही है। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि पार्टी कब किस टाइम ये खबर आ जाए कि पार्टी का पूरा गुट बदल गया, कि जैसे सिंधे की सेना बन गई थी, इसी तरीके से बहुत जल्दी ये खबर भी हमें देखने को मिल सकती है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से चला गया। चौहान, आप क्या समझते हैं, अभिषेक बनर्जी सचमुच एक अपरिपक्व नेता हैं या ये पावर जो है गेम है उसको ध्यान में रखकर नेता जो बगावत कर रहे हैं? देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जो आप कह रहे हैं पावर गेम है, बिल्कुल पावर गेम है। इसका उदाहरण एक बाबुल सुप्रियो से लगा सकते हैं आप। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे और टीएमसी की सरकार आ गई, वो फिर वापस टीएमसी में चले गए। क्यों चले गए? कि पावर गेम। जो आज स्थिति जो टीएमसी के नेताओं की हो रही है, सांसदों की हो रही है, और विधायकों पर अंडे और टमाटर सड़े फेंके जा रहे हैं, तो वही स्थिति बाबुल सुप्रियो को उस टाइम ही दिख गई थी। इसी वजह से सबसे बड़े उदाहरण वो बाबुल सुप्रियो के, उन्होंने पार्टी को तुरंत छोड़ दिया बीजेपी को, और वो टीएमसी में आ गए। एक तो पावर की बात है, दूसरा अहंकार। अभिषेक बनर्जी का जो कहते हैं लोग, देखो उसमें कहते हैं अहंकार बहुत है अभिषेक बनर्जी में। वो अहंकार ही एक फैक्टर ये भी है कि अहंकार ले डूबा पार्टी को। ममता बनर्जी किसी को अपना प्रतिनिधित्व आगे देना चाहती थी, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को चुना, तो इससे तो पार्टी में विद्रोह होगा ही। जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं लोग, तो वो भी तो चाहेंगे कि उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। तो अब अभिषेक बनर्जी, एक फैक्टर ये हो गया। तीसरा, सत्ता चली गई। अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है, आपने भी कई बार कहा है, इसका जिक्र किया कि अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है, अगर उसकी सत्ता चली जाती है तो पार्टी में बिखराव होता ही है, क्योंकि वो लोग सत्ता से ही जुड़े रहते हैं नेता बाकी, क्योंकि उन्हें आगे का अपना भविष्य भी देखना है। अब इसी में एक उदाहरण यूसुफ पठान को ले लीजिए आप। यूसुफ पठान से कहा गया था कि आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, वहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने बात को गोल मोल करके और खंडन कर दिया कि मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। बिल्कुल कहा गया होगा, जब मीडिया में इतनी बात निकल के आई है तो कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा, सुखबुघाट होगी। तो यूसुफ पठान ने, तो वो बागी गुट में आ गई यूसुफ पठान। अगर ममता बनर्जी से इतना ही लगाव था, अब ऐसे 10 सांसद हैं जो पहली बार बने जी, अब वो सब बागी गुट में जा रहे हैं। अब इनमें कई सारे नाम हैं, सयानी घोष, यूसुफ पठान, पार्थ भौमिक, मिताली बाग, डॉक्टर शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, कालीपत सोरेन, जून माल्या और रचना बनर्जी और बापी हालदार। मतलब इस तरह के नेता। अब इनको क्या है, इनको तो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करना है। अब ये
टीएमसी में कैसे रह सकते हैं? टीएमसी में रहेंगे तो वही पावर वाली बात। तो इस तरह से देखा जाए तो कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी का ये हाल हुआ। अगर ममता बनर्जी सत्ता में रहती, उनकी पार्टी जीत के आती तो ये हाल नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ गुड़ होता है मक्खियाँ वहीं जाती हैं, बस। तो ये वही कहानी है। ममता बनर्जी की पार्टी में कोई टूट नहीं होती, ममता बनर्जी बहुत अच्छी होती, अभिषेक बनर्जी भी ठीक चलते होते। तो वो सत्ता सबसे बड़ी चीज़ है। जो पार्टी सत्ता में रहेगी तो वो उसमें टूट की संभावना उतनी ही कम रहेंगी। जी शिवम, अगर अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी ममता बनर्जी जिस तरह से दे रही थी अपना उत्तराधिकार, वो देने के बजाय पार्टी के किसी दूसरे नेता को देती तो क्या ऐसी स्थिति होती या इससे बचा जा सकता था? मुझे लगता है कि इस मामले में मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। उद्धव ठाकरे से जब ये सेम सवाल पूछा गया कि जब शिवसेना में आप नहीं होंगे तो आप अपने बेटे को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, तो उन्होंने एक स्पष्ट जवाब दिया था कि मेरा बेटा अगर इस लायक होगा तो वो पार्टी की कमान संभालेगा, नहीं तो वो कमान संभालेगा जो इस लायक होगा। ममता बनर्जी को सेम यही पैटर्न अपनाना चाहिए था कि जब आपका डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आपका बेटा इस लायक नहीं है, आपकी बेटी इस लायक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का नहीं है, तो उनको बोलना चाहिए था कि मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं जब तक हूँ मैं करूँगी, मेरे बाद वो करेगा जो इस लायक होगा। अब पहले से अब मैं आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मायावती जी की पार्टी का क्या हाल हुआ। उद्धव ठाकरे जी ने अपने बेटे को लाने की कोशिश की, आदित्य को, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। सोनिया गांधी जी प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का, अपने बेटे को बार बार लॉन्च करती रहीं, उन्हें अध्यक्ष बनाया, महासचिव बनाया, फिर से अध्यक्ष बनाया, बहुत सारे पदों पे वो रहे। उनकी पार्टी का हाल देख लीजिए। कहीं ना कहीं हालांकि समाजवादी पार्टी उस लेवल पे नहीं टूट पाई, लेकिन वहाँ भी हमने टकराव देखा चाचा का, भतीजे का। तो जब उत्तराधिकारी पहले ही चुन लिया जाता है पार्टी में, किसी भी पार्टी में, कि हाँ मेरे बाद ये बनेगा, तो वहाँ हमेशा बिखराव होता है, विचारों का भी होता है। कहीं ना कहीं वो जो दूसरे लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने पार्टी को 50 साल अपना पूरी निष्ठा के साथ वक्त दिया, सारी चीज़ें दी, और आज मेरे हाथ में क्या रह गया। तो ये चीज़ जो होती है ये कभी भी मुझे लगता है सत्ता पे रहते हुए नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ जब तक आप हैं आप सत्ता को खुद संभालिए, उसके बाद जब पार्टी समझ आ रहा है कि हाँ, तो कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट वगैरह रखिए। और ये हमने साउथ में भी देखा है, जयललिता के साथ जिस तरीके से हुआ, वो उनके परिवार से नहीं थी और बाद में वो सत्ता में आई। कहने का मतलब मेरा यही है कि अभिषेक बनर्जी की जगह अगर कोई दूसरा नेता यहाँ पे होता जो कि अच्छा एक्सपीरियंस है, राजनीति का तगड़ा धुरंधर है, उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, अगर वो संभालता तो मुझे लगता है कि टीएमसी में ऐसा बिखराव कभी नहीं होता, या ममता बनर्जी खुद ही संभाल रही होती तो भी ऐसा बिखराव हमें देखने को नहीं मिलता। चौहान साहब, एक कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया शिवम जी ने अभी, लेकिन हमने कांग्रेस में देखा कि जब तक गांधी परिवार बीच के समय में जब राजनीति से गायब था तो पार्टी बुरी तरह से बिखर रही थी, बुरी स्थिति में चली गई थी। पार्टी भली आज भी कितने भी निम्नतम दौर में हो, लेकिन अब भी जो पूरे कांग्रेस को बांधने वाली जो है ताकत है वो गांधी परिवार ही है, गांधी परिवार ही है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर जो शिवम जी का सुझाव मान ले रहे हैं तो इस बात से आप कितना सहमत हैं कि किसी और नेता को खड़ा करते तो वो पार्टी संभाल पाता और अभिषेक बनर्जी के होने का नुकसान रहा है? देखिए, ये इसमें कई सारे फैक्टर हैं। अगर वो व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है कैपेबिलिटी की, कि व्यक्ति कितना कैपेबल है, और व्यक्तित्व भी उसका कैसा, व्यक्तित्व कैसा है, कैसे कैपेबल है, अगर वो संभालने लायक है। लेकिन इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं हाँ, है। कोई पैमाना है नहीं। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता अगर कोई और भी नेता होता तो फूट तो होती फिर भी, क्योंकि ऐसी ही स्थिति तो सपा के केस में भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए अखिलेश यादव को बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे कि मुलायम यादव के बराबर के नेता हैं, लेकिन ये भी एक सच बात है कि अखिलेश यादव ने ही उस पार्टी को संभाल लिया और चला लिया है। वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसका राजनीतिक लाभ कितना है वो एक बात हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर बहुत कम मात्रा में टूट हुई। यहाँ तक कि जो चाचा गए वो भी बाद में साथ आ गए। और पार्टी का चेहरा या पार्टी को संभालने में जो बेहतर भूमिका अखिलेश यादव की रही, मुझे लगता है कि उतनी बेहतर किसी ने नहीं निभाई। किसी इतना बड़ा कोई दूसरा नेता बुरा ही नहीं जो पार्टी को इस तरह से संभाल पाता। जब कांग्रेस की देखिए, अब जब कांग्रेस में सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया तो क्या हाल हो गया था कांग्रेस में। रोज टूट फूट तोड़, आज ये नेता छोड़ के जा रहा है, आज उस पर नेता ने नई पार्टी बना ली, लेकिन आखिर में सोनिया गांधी को ही आना पड़ा पार्टी संभालने के लिए। उन्होंने ही फिर पार्टी को संभाला, बनाया, जिताया। सोनिया गांधी को भले ही आदमी, हाँ 10 साल तो सरकार भी रही, कोई कुछ भी कहे, उन्होंने पार्टी को फिर से दोबारा से बनाया, रीबिल्ड किया एक तरह से, और जिताया भी।
आज उन जो भी कांग्रेस की स्थिति हो उनके वो तो अपने सेम ममता बनर्जी को भी करना पड़ेगा। अब अपनी गलतियां हैं जिनसे वो अब नहीं सीख रहे, उस टाइम उन्होंने सीखा और सरकार में आए। इसी तरह ये नहीं कह सकते उससे कितना सेगा ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पर मैं ये जरूर सकता हूँ कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार एक फोर्स तो थी, मैग्नेटिक फोर्स ने काम तो किया, क्योंकि उस समय कुछ रैलियां भी हुई, मैं वो भी देखने गया, मैं उस पूरे चुनाव कैंपेन का उस दौरान मैं अच्छा प्रत्यक्षदर्शी था जब, तो मैंने ये बात तो जरूर देखी कि कांग्रेस या आम लोग सोनिया गांधी की तरफ आकर्षित तो हुए थे। बिल्कुल, तभी वो कुल मिलाकर गांधी परिवार में, सोनिया गांधी परिवार से कोई और भी होता तो भी शायद परिणाम लगभग ऐसे ही रहता। फिर उन्होंने त्याग वाला फैक्टर चल दिया अपना जी कि मैं पीएम नहीं बनूंगी, भाई जिस तरह से विरोध हो रहा था आज तक वो बड़ा फैक्टर तो रहा ही उनके पक्ष बड़ा में। फैक्टर रहा। तो इसी तरह से लोग एक सरपंची का भी त्याग नहीं कर पाते हैं। अब या विष्णु पठान की हम बात कर रहे हाँ, तो थे, ये लोग तो अपना लोकसभा का सदस्यता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, तो ये राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इसके पीछे रणनीति होती है कि ये अब राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं जिस तरह से, और पार्टी से भी दे रहे हैं, तो पार्टी एक तरह से कमजोर हो जाएगी। वहाँ दोबारा चुनाव होगा। अब दोबारा चुनाव में फैक्टर में देखिए कि किसकी सीटें ज़्यादा हैं पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी है, 200 सीट में बीजेपी आ गई है तो एक तरफ निकल जाएगी। वो बीजेपी में ही आएंगे एक तरह से देखा जाए चुन के। अब कई लोगों से बात भी चल रही है। तो अच्छा, वो नहीं छोड़ते तो क्या स्थिति बन सकती थी? नहीं छोड़ते तो बीजेपी राज्यसभा के अंदर थोड़ी कमजोर रहती है, जिस तरह से बीजेपी में कहा जा रहा है कि हाँ, बीजेपी को मजबूती देने की लिहाज से रणनीति, बिल्कुल रणनीति। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार जो महिला आरक्षण को लेकर जो एक बिल और परिसीमन वाला बिल जो आना है, तो वो बिल आएगा। तो सरकार ने ये सोच रखा कि इस बार उसको पास कराना, तो पास कराने की सारी रणनीति वही चल रही है इस तरह से। अगर अभिषेक बनर्जी की बात करें कि अभिषेक बनर्जी संभाल नहीं पाए या कोई और नेता, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता होता वो भी संभाल पाता। चलिए, मैं आखिरी काल्पनिक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा जवाब चाहूँगा। ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प था जिस समय अभिषेक बनर्जी को उन्होंने आगे बढ़ाया? उनका विकल्प क्या था करने का? विकल्प ममता बनर्जी के पास ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी क्या होता है, जब तक पार्टी एक जमीनी स्तर से नहीं चलेगी, आप ट्विटर से ही पार्टी नहीं चला सकते। क्षेत्रीय पार्टियां असल में सत्ता के जो है चुंबक से ही चल पाती हैं। चुंबक चल रहा है, लेकिन उसमें क्या कि एक आपको कार्यकर्ता ही पार्टी को चलाता है। आप अभिषेक बनर्जी आए तो उन्होंने पार्टी को एक एजेंसी को दे दिया। अब एजेंसी ने जो ट्वीट कर दिया उससे पार्टी चल रही थी जी, ना कि हाँ, जमीन पे जाए ट्विटर की पार्टी रह गई थी। ट्विटर की पार्टी को समझ नहीं पाए कि ट्विटर की पार्टी से क्षेत्रीय पार्टियों का लंबा जो है संघर्ष चल नहीं पाता। वो भी तब जब आप 15 साल इनकम्बेंट इसका प्राइम एग्जांपल है ये जो सर लिस्ट बता रहे ना, इसमें ज्यादातर नेता ये बोलते थे कि हमें ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना है। समझ रहे हो आप? जो ट्विटर पे बोल रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है। जमीनी जो हालात नहीं समझ रहे हैं, अंडर करंट तो था ही, जब इतना बड़ा वेव रही तो अंडर करंट तो रहा ही होगा। एक इंडिया अलायंस का फोटो डाला, वो तो एजेंसी ने जो बोल दिया कि आपकी इतनी अच्छी है, यहाँ पोजीशन इतनी अच्छी है, वहाँ इतनी अच्छी है, तो उसके बोलने से थोड़े, जब तक आप जमीनी कार्यकर्ता से नहीं पूछोगे तब तक नहीं पता चल सकता। जितना उग्र बयान रहा, स्टैंड रहा पार्टी का, ये भी बताता है कि पार्टी को इस बात का पूरी तरह से अंदेशा था ही नहीं कि स्थिति उलट हो सकती है। बिल्कुल इतनी उलट हो सकती है। पार्टी को एक उम्मीद थी कि हम जीत के आसपास रहेंगे, और इतनी स्थिति नहीं थी कि इतनी स्थिति खराब हो। और यही कारण है ऐसी एजेंसियों को अखिलेश यादव ने जय श्री राम बोल दिया कि भैया राधे राधे। हम कुछ एजेंसी अखिलेश यादव ने भी हायर की थी, वही एजेंसी सेम, तो अखिलेश यादव ने उस एजेंसी को चुनाव होते ही जय श्री राम बोल के बिल्कुल हटा दिया कि हम उस स्थिति में नहीं जाना चाहते। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें हमने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन में कैसे भूल हुई और कैसे वो सुधार सकती थी, इसका विश्लेषण किया। ममता बनर्जी अब राजनीतिक धुरंधर रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी तो भविष्य बताएगा, पर आप हमारा शो देखते रहिए, जिसमें हम हर रोज कोई न कोई राजनीतिक धुरंधर आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।